नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की जनजातियों में अंतिम जनजाति कह सकते हैं कि 32वीं जनजाति के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है असुर जनजाति के बारे में। बता दें कि इससे पहले हम 31 जनजातियों को सभी को हम एक एक करके पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्लास को एक एक करके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले असुर जनजाति के बारे में, जो कि कह सकते हैं कि ये जनजातियों में 32वीं है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि झारखंड की 32वीं जनजाति कौन है तो वो आपका कोल जनजाति होगा। लेकिन हम क्या है कि 24 जनजातियों को एक साथ पढ़े थे, उसके बाद 8 आदिम जनजातियों को हम एक एक करके अलग पढ़े थे। इसलिए अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि 32वीं जनजाति कौन है तो वो आपका होगा कोल जनजाति। और 31वीं जनजाति कौन है तो 31वीं है कवार जनजाति। 31वीं जनजाति अगर पूछा जाए तो वो होगा कवार जनजाति। तो ये दोनों याद रखेंगे, 31वीं और 32वीं। लेकिन हम क्या है कि पहले जनजातियों को एक साथ पढ़े थे और फिर आदिम जनजातियों को हम एक साथ पढ़े हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि 24 जनजातियों को हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो कोल, कवार, जितने भी इसके पहले जितनी भी जनजातियां हैं, चाहे वो संथाल, उरांव, मुंडा हो, खरवार, खड़िया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सबर, जितने भी जनजाति हैं उन सभी जनजातियों को हम एक एक करके पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम जानेंगे आज असुर जनजाति के बारे में। और बता दें कि आप सभी ने हमारा कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ही सहयोग किया और आप सभी के सपोर्ट के कारण से ही आज हम 32वीं जनजाति तक पहुंचे हैं। और एक एक करके इसी तरह से अगर आपका सहयोग रहा तो हम निश्चित ही एक एक करके सारे झारखंड जी के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उन सभी को हम एक एक करके समझेंगे। और पूरे झारखंड जीके को हम इसी तरह से कह सकते हैं कि पूरे डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि यहां से आने वाले क्वेश्चन जो भी हो आपके एग्जाम में, वहां से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं असुर जनजाति के बारे में। तो असुर जनजाति सबसे पहले तो बता दें कि ये झारखंड की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। क्योंकि जब भी हम झारखंड में पाषाण कालीन इतिहास पढ़ते हैं, तो जैसे हम लौह पाषाण काल संस्कृति पढ़ते हैं, तो उस समय क्या है कि असुर जनजाति का उल्लेख वहां पे देखने को मिलता है। क्योंकि असुर जनजाति का कहीं ना कहीं पारंपरिक पेशा भी जो है वो माना गया है कि लोहा गलाना और उससे जो भी औजार बन सकते हैं उनका औजार बनाना इनका पारंपरिक पेशा भी माना गया है। तो शुरुआत में जब झारखंड का हम इतिहास देखते हैं, पहले आया था पाषाण काल। पाषाण काल के बाद जो भी ताम्र युग था, ताम्र पाषाण, फिर ताम्र युग, तांबा युग, और तांबा युग के बाद आया था लौह युग। तो उन सभी चीजों को हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो जब लौह युग आता है तो कहीं ना कहीं उस समय जो असुर जनजाति सब थे वो कहीं ना कहीं लोहे से बनने वाले जो भी औजार थे उन सभी के बारे में ये परिचित थे। और उस समय जो है वो कुछ प्रमुख जनजातियां जो है ये सभी क्या है कि उस समय इन सभी कलाओं के रूप में ये जानकार थे। और ये उस समय क्या है कि लोहे के रूप में ये जो भी थे वो जानकार थे और सभी उन्हीं के वस्तु बनाया करते थे। तो याद रखिएगा, ये असुर जनजाति जो वो झारखंड की कह सकते कि प्राचीनतम जनजाति के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ ये एक लघु आदिम जनजाति के रूप में माना जाता है, एक लघु आदिम जनजाति के रूप में माना जाता है। तो बता दें कि इससे पहले हम 24 जनजातियों को पढ़े और फिर हम 8 आदिम जनजातियों को अलग हम एक एक करके समझे हैं। तो आदिम जनजातियों में हम 8 आदिम जनजाति को पढ़े थे, क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड में जनजाति 32 जनजातियों में 8 जो है वो आदिम जनजाति है। तो 24 को हम एक साथ पढ़े थे, 24 को एक साथ पढ़े, 24 को हम एक साथ पढ़े प्लस 8, ये दोनों को हम अलग अलग करके पढ़े थे, ताकि हमें समझने में आसानी हो और हमें कंफ्यूजन नहीं हो। इसीलिए पहले हम 24 जनजातियों को पढ़े, फिर हम 8 आदिम जनजातियों को एक एक करके समझे। तो 8 आदिम जनजातियों में से असुर जनजाति जो है वो भी कहीं ना कहीं 8 आदिम जनजातियों में से ही माना जाता है। अब सवाल उठता है कि 8 आदिम जनजाति है कौन कौन। तो 8 आदिम जनजाति में बता दें कि कोरवा के बाद है आपका सबर, कोरवा के बाद है सबर, फिर है सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, फिर है माल पहाड़िया, उसके बाद आता है बिरजिया और फिर है परहिया, और बिरजिया परहिया, उसके बाद है बिरहोर और असुर। इस तरह से 8 आदिम जनजातियों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो इनमें से याद करने के लिए हम बताए थे कि आप दो दो का पेयर बना दें, क्योंकि जब आप दो दो का पेयर बना के आप याद करेंगे तो आसानी से याद रख लेंगे। जैसे सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, ये दोनों को एक साथ याद रखें। फिर है असुर और बिरहोर, ये दोनों को आप एक जगह याद रखें। कोरवा और सबर,
कोरबा और सबर, ये दोनों को एक साथ याद रखें। फिर परहिया और बिरजिया, ये दोनों को आप एक जगह याद रखें। तो इस तरह से क्या है कि 4 पेयर में आप 8 आदिम जनजातियों को आसानी से याद रख सकेंगे। अगर पूछा जाए कि असुर जनजाति का किस प्रजाति समूह से संबंधित है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से संबंधित माना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि ये किस समूह से संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से कह सकते हैं कि संबंधित है। अब क्या है कि प्रजाति समूह को ये 3 भागों में मुख्य रूप से जनजातियों को बांटा गया। कौन कौन से है? तो पहला आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, फिर दूसरा आता है ऑस्ट्रेलाइड और तीसरा आता है द्रविडियन। तो ये तीनों को हम अलग अलग कह सकते हैं कि जनजातियों को, या तो फिर जो भी जनजाति हैं या जाति हैं, उन सभी को कह सकते हैं कि अलग अलग समूहों में रखा गया है। अगर बात करें इनकी भाषाओं की, तो इनकी भाषा जो है वो असुरी भाषा है। असुरी भाषा यानी असुरों की भाषा जो है वो असुरी है, जो अब ये माले भी कहते हैं, इसे माले भाषा भी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जो असुरी भाषा है ये माले भाषा भी कहते हैं। और याद रखिएगा ये भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो यह है ऑस्ट्रो एशियाटिक से, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंधित है। तो इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि असुर की भाषा जो वो किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। जिस तरह से हम प्रजाति को अलग अलग समूहों में रखते हैं, उसी तरह से हम भाषाओं को भी क्या है कि अलग अलग समूहों में रखा जाता है। जैसे हम अगर बात करें ऑस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक भाषा, इंडो आर्यन और भी कई कह सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं को रखा गया है। चाहे वो द्रविडियन भाषा परिवार का अगर बात करें, या तो फिर मालतो भाषा परिवार जो है वो अलग अलग भाषा परिवार में रखा जाता है। कह सकते हैं कि ये भाषाओं का समूह माना जाता है, जिसके अंतर्गत कई भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। अगर बात करें इनकी जनसंख्या, अगर झारखंड में कुल जनसंख्या कितनी है, तो असुर जनजाति की जनसंख्या झारखंड में 22,459 कुल माना जाता है, जो कि कह सकते हैं कि जनजातियों में 0.26 यानी 0.26% माना जाता है। ये याद रखिएगा, ये डाटा जो है वो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। ये 2011 के जनगणना का आंकड़ा है, तो ये आप याद रखेंगे। वर्तमान में इसकी जनसंख्या कह सकते हैं कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन कई ऐसे जनजाति हम पिछले जनजातियों में चर्चा किए कि कुछ ऐसे जनजाति का जब कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट आता है 17-18 में, तो वहां से कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो 11 का जनगणना है उसके अनुसार से इनकी जनसंख्या जो वो कहीं ना कहीं घटा है। तो कई ऐसे जनजाति हैं जिनकी जनसंख्या घटा भी है और कुछ का बढ़ा भी है। तो इन सभी चीजों को जब अगली जनगणना आएगा तो कह सकते हैं कि उसमें हम ज्यादा डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें इनके मुख्य निवास स्थल, तो झारखंड में इनका मुख्य निवास जो है वो पाट क्षेत्र में माना जाता है। तो जब हम इसके बाद हम झारखंड ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे, पूरे कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से हम शुरुआत करने वाले हैं, तो उन सभी में हम पूरे मैप के माध्यम से समझेंगे कि पाट क्षेत्र किधर है। छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटा हुआ है, ऊपरी छोटा नागपुर और निचली छोटा नागपुर, या तो कह सकते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो भी आपका राजमहल क्षेत्र है, उन सभी चीजों को उधर हम पढ़ते हैं। फिर सारंडा वन क्षेत्र जो है उधर हम पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग समूहों में बटा हुआ है, तो उन सभी को हम एक एक करके समझेंगे। जब हम इसके बाद झारखंड ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम सभी चीजों को समझेंगे। तो याद रखिएगा, पाट क्षेत्र जो है ये मुख्य क्षेत्र कह सकते हैं कि लोहरदगा, गुमला, पलामू का निचला क्षेत्र है। फिर लातेहार, लोहरदगा, ये सभी जो है वो जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। साथ ही साथ रांची के भी कुछ क्षेत्र आता है इसमें। तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से इनका निवास जो है वो लोहरदगा, लातेहार और पलामू आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि असुर जनजाति का जो मुख्य निवास माना जाता है झारखंड में, वो पाट क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसमें से लोहरदगा, लातेहार, पलामू, रांची में कुछ क्षेत्रों में। तो ये कुछ प्रमुख जिले हैं जहां पे असुर जनजाति ज्यादातर देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि इन जिलों में इनकी जनसंख्या ज्यादा है। हालांकि ये कई असुर ऐसे जनजाति हैं, कह सकते हैं कि कुछ ऐसे हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में स्थानांतरण भी होते रहता है इनका, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अस्थायी तौर पर अपना निवास स्थल में रहते हैं। और इनका पारंपरिक पेशा जो है वो तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये लोहा गलाना इनका पारंपरिक पेशा माना गया है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो कई ऐसे असुर जनजाति हैं जो कि कृषि कार्य को भी कर रहे हैं। अगर बात करें, इसे पूर्वा देवा भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इसे पूर्वा देवा भी कहा जाता है, इसे पूर्वा देवा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसे पूर्वा देवा भी कहा जाता है। अब इसमें से क्या है कि असुर जनजातियों को क्या है कि पौराणिक जितने भी कह सकते हैं कि ग्रंथ हैं,
उन सभी पौराणिक ग्रंथों में अलग अलग नाम से भी देखने को संबोधित किया गया, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, या तो फिर अगर महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, या तो फिर ऋग्वैदिक काल में अगर बात करें, तो ये भी जितने भी वैदिक स्रोत हैं उन सभी में अगर चर्चा करें तो इनका कहीं ना कहीं अलग अलग नामों से जिक्र किया गया है। तो उन सभी नामों को हम एक एक करके सबसे पहले चलिए हम समझते हैं। तो मुख्य रूप से इनका नाम जो देखने को मिलता है वो 4 नाम देखने को मिलता है। सबसे पहला आता है अनासह्य। अनासह्य ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ऐसा माना गया जो चपटे नाक वाले, यानी कह सकते हैं जो चपटे नाक वाले जो लोग होते हैं उसे अनासह्य के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये पहला याद रखिएगा, जो चपटे नाक वाले हैं उसे अनासह्य के नाम से जाना गया है, अनासह्य के नाम से जाना गया है। फिर दूसरा आता है अव्रत। दूसरा आता है अव्रत, कह सकते हैं कि जो विभिन्न आचरण वाले असुर को अव्रत के नाम से पुकारा गया है। तो जो विभिन्न आचरण वाले जो असुर है उसे अव्रत कहा गया है, अव्रत कहा गया है। उसके बाद फिर आता है मृगावाचा। कह सकते हैं कि मृगावाचा वैसे असुर जनजातियों को कहा गया जो कह सकते हैं जिनकी भाषा, या कह सकते हैं जिनकी जो अस्पष्ट रूप से नहीं बोलते, यानी अस्पष्ट जिनकी भाषाएं हैं, या कह सकते हैं जो अस्पष्ट रूप से बोलने वाला असुर को मृगावाचा कहा गया है, मृगावाचा कहा गया है। तो ये तीनों को, पहला था अनासह्य है जो कि चपटे नाक वाले, दूसरा है अव्रत, और तीसरा था मृगावाचा, और चौथा आपका है वो है सुदृढ़। अब सुदृढ़ वैसे असुर जनजाति को बोला गया, सुदृढ़ वैसे जनजाति को बोला गया जो कि ये मुख्य रूप से जो भी लौह दुर्ग क्षेत्र में, यानी कह सकते हैं दुर्ग निवासी, ये दुर्ग निवासी को कह सकते हैं कि दुर्ग निवासी को मुख्य रूप से ये सुदृढ़ के नाम से जाना गया। तो याद रखिएगा ये 4 नामों से, अलग अलग नामों से देखने को मिलता है। पहला आता है अनासह्य जो कि चपटे नाक वाले असुर को, जिनकी हालांकि ये अलग अलग नामों से जाना गया, इनकी कह सकते हैं कि जो भी इनका भावार्थ किया गया है तो वो कुछ इसी आधार पर किया गया है, तो उसी को आप याद रखेंगे। तो पहला था अनासह्य जो कि चपटे नाक वाले, दूसरा आता है अव्रत जो कि कह सकते हैं कि भिन्न आचरण वाले व्यक्ति को अव्रत कहा गया। तीसरा आता है मृगावाचा, यानी कह सकते हैं जो अस्पष्ट रूप से बोलने वाला असुर को मृगावाचा कहा गया। जबकि सुदृढ़ जो है वो दुर्ग निवासी, या तो फिर कह सकते हैं कि जो लौह दुर्ग क्षेत्र में जो निवास करते हैं उसे सुदृढ़ कहा गया। यानी कह सकते हैं कि जो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि एक इनका व्यवस्था जो है वो काफी सुदृढ़ माना गया है, जो कि कह सकते हैं कि इनका पारंपरिक पेशा जो है वो लोहा गलाना है और उनसे औजार तैयार करना है। तो ये मुख्य रूप से दुर्ग निवासी, या तो फिर लौह दुर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले को इसे सुदृढ़ कहा गया है, सुदृढ़ कहा गया। तो ये 4 नामों को आप याद रखिएगा। इनके अगर सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की अगर बात करें तो असुर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 3 रूप में बांटा गया है, वो किस आधार पर, किस किस नाम से? तो पहला है आपका वीर असुर, पहला आता है वीर असुर, दूसरा है अगारिया असुर, और तीसरा है बिरजा या तो फिर बिरजिया असुर। ये तीनों को नाम याद रखेंगे। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, वीर असुर, अगारिया असुर और बिरजा असुर। इनको कह सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर, इनको मुख्य रूप से कह सकते हैं सामाजिक तौर पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, वीर असुर, अगारिया असुर और बिरजा या तो फिर बिरजिया असुर। अब बात करें कि इनमें गोत्र का, तो इनमें गोत्र का प्रथा भी देखने को मिलता है और कई सारे गोत्र हैं। तो उनमें से कुछ प्रमुख गोत्रों की हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर बात करें टोपो के बाद आता है क्रिकेटा के बाद आता है बेंग के बाद है बगना, ठिठैयो, फिर है बारवा, खूसर, इंदवार, आइंद, उलू आदि। ये कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि गोत्र इनमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे गोत्र में हम देखते हैं कि लगभग सभी गोत्रों में अपना एक गोत्र चिन्ह होता है। जैसे अगर यहीं पे हम चर्चा करें तो बेंग गोत्र वाले लोगों का जो गोत्र चिन्ह है वो मेढक है। तो बेंग जो है कह सकते हैं कि बेंग गोत्र वाले व्यक्ति का गोत्र चिन्ह जो है वो मेढक है। अब ये बेंग गोत्र वाले लोग कभी भी मेढक को मारेंगे नहीं। इनका गोत्र चिन्ह का अर्थ होता है कि वो कहीं ना कहीं पूजनीय माना जाता है और उसे वो कभी भी गलत तरीके से, या तो कह सकते उसका दुरुपयोग ये कभी नहीं करते, और उसका कह सकते एक
जिस तरह से हम देवी देवताओं की तरह पूजते हैं, उसी तरह से ये उसे भी पूजनीय रूप में मानता है। जैसे बघना। अब बघना क्या है? बघना का जो कह सकते हैं कि जो गोत्र चिन्ह है वो बाघ है। तो बाघ को हालांकि ये मारेंगे नहीं, लेकिन बाघ स्वाभाविक बात है कि ऐसा गोत्र भी ये चुन के रखें कि खुद ही बाघ के सामने ही नहीं जाएंगे, तो बाघ को मारेंगे कहां से? तो ये भी है। तो बघना का गोत्र जो है वो क्या है? तो बाघ है। और भी इसी तरह से कई सारे अलग अलग कह सकते हैं कि गोत्र का अलग अलग अपना अपना गोत्र चिन्ह है। जैसे आइंद का ये कह सकते हैं एक पक्षी है जो कि आइंद का गोत्र चिन्ह माना जाता है। फिर उल्लू का गोत्र चिन्ह है, ठिठैयों का अपना गोत्र चिन्ह है। तो सबका अपना अपना अलग अलग गोत्र का गोत्र चिन्ह देखने को मिलता है। और हम आगे इसके बाद हम जब टोटेम व्यवस्था हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पूरे डिटेल से समझेंगे इन सभी चीजों को कि क्या होता है टोटेम व्यवस्था, क्या होता है गोत्र चिन्ह और क्यों रखा जाता है, क्या इसका महत्व है जनजातियों के जीवन पर। तो उन सभी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे आगे, जब हम कह सकते हैं कि इनकी चर्चा करेंगे अगले क्लास में, तो हम इन सभी चीजों को हम समझेंगे। उसके बाद अगर बात करें, ये अपने गोत्र को पोरिस कहते हैं, पोरिस कहते हैं। तो पोरिस या तो फिर पारस भी कई जगह देखने को मिलता है। तो इनका गोत्र जो है वो पोरिस के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ और गोत्र हम चर्चा कर चुके हैं, गोत्र के बारे में जो प्रमुख गोत्र थे उन सभी को ये पोरिस कहते हैं। इनके युवा ग्रह को गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है। और युवा ग्रह हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सभी 31 जनजातियों में हम इन सभी चीजों के बारे में चर्चा किए हैं। तो अगर ये ऐसे शब्द जो आपके सामने आ रहे हैं, हो सकता है कई लोगों को आज कठिनाइयां हो सकता है कि इन सभी चीजों को समझने में, लेकिन अगर आप हमारे क्लास को शुरू से अगर देख लेते हैं 32 जनजातियों को, तो निश्चित तौर पर आपको इन सभी शब्दों में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इनके युवा ग्रह को गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है, जहां कह सकते हैं कि जनजातियों के युवक और युवतियों को प्रशिक्षण देने के लिए इसका कह सकते हैं कि ये संस्था के तौर पर काम करता है। और कई ऐसे जनजाति हैं जिनके युवक और युवतियों के लिए अलग अलग युवा ग्रह का व्यवस्था भी है। अगर बात करें इनमें वधूमूल्य, तो वधूमूल्य का प्रचलन देखने को मिलता है, जिसे ये डाली टाका कहते हैं, डाली टाका कहते हैं। तो अगर बात करें असुर जनजातियों में, असुर जनजाति में अगर वधूमूल्य की बात करें तो वो डाली टाका के नाम से जाना जाता है। वहीं इनके युवा ग्रह को गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इनकी संस्कृति को मय संस्कृति कहते हैं। तो इनकी संस्कृति की अगर बात करें तो असुर जनजाति की संस्कृति को मय संस्कृति कहते हैं, मय संस्कृति कहते हैं। तो इन सभी को जितने भी हम कह सकते हैं कि ये हम कर रहे हैं, तो इन सभी को हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको जरूर सवाल देखने को मिलता है एग्जाम में डायरेक्टली। असुर जनजाति का उल्लेख जो वो कई प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि इनके चाहे वो वैदिक साहित्य हो, चाहे और भी जितने भी स्रोत हैं, उन सभी साहित्यिक स्रोत में असुर जनजाति का कह सकते हैं कि उल्लेख देखने को वहां पे मिलता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये प्राचीन जनजाति प्राचीनतम जनजातियों में से एक माना जाता है। और झारखंड की सबसे प्राचीन जनजातियों में कह सकते हैं कि शामिल है, वो है असुर जनजाति। अब असुर जनजाति की हम आर्थिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इनकी आर्थिक व्यवस्था किस आधार पर है और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो अगर बात करें असुर जनजाति की आर्थिक व्यवस्था का, तो इनकी परंपरागत पेशा जो है वो लोहा गलाना है और उनसे औजार बनाना इनकी प्रमुख पेशा माना जाता है। याद रखिएगा, इनका प्रमुख पेशा जो है वो शुरू से यही माना गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कहीं ना कहीं ऐतिहासिक स्रोत अगर देखा जाए तो उसमें जब हम पढ़ते कि जब लोहा कह सकते हैं ताम्र युग के बाद यानी तांबा युग के बाद जब लौह युग आता है, तो लौह युग के समय जब लोहे की खोज होती है, तो उस समय लोहे के कह सकते हैं कि अगर आखिर में किसी को पहले तो पता चला होगा कि इससे औजार बनता है, तो वो किसे पता था? तो उसमें से कह सकते हैं कि असुर जनजाति ये शामिल हैं, जिन्हें ये कह सकते हैं कि लोहे के औजार बनाने के लिए उस समय इन सबको पता था कि इससे कैसे औजार बनाया जाता है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ आगे याद रखिएगा, इनके सुबह का भोजन और रात के भोजन के लिए अलग अलग नाम से संबंधित किया गया है। जैसे उल्लेख मिलता है, जैसे सुबह के भोजन को ये लोलो घोटो जोमेकू कहते हैं, लोलो घोटो जोमेकू कहते हैं, लोलो घोटो जोमेकू कहते हैं, जबकि रात के भोजन को ये बियारी घोटो जोमेकू कहते हैं। तो ये दोनों नाम को याद रखिएगा, सुबह के भोजन को ये लोलो घोटो जोमेकू कहते हैं, जबकि रात के भोजन को ये बियारी घोटो जोमेकू कहते हैं। याद रखिएगा, इनमें हंडिया का भी प्रचलन देखने को मिलता है, जो कि कह सकते हैं कि चावल का बना एक पेय पदार्थ है। और जनजातियों के लिए ये सिर्फ एक पेय पदार्थ ही नहीं है, ये कई ऐसे कह सकते हैं कि जो भी इनका त्योहार होता है या तो फिर
जो पूजा पाठ होता है वहां पे भी ये हंडिया का प्रयोग करते हैं। चाहे वो कह सकते हैं कि पूर्वजों की जब पूजा करते हैं तो वहां पे भी हंडिया का तपान चढ़ाया जाता है, या तो फिर कह सकते हैं कि मुर्गे या तो फिर बकरे की बलि होता है और वहां पे फिर हंडिया चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ कई ये देवी देवताओं की भी जब पूजा करते हैं, चाहे वो सिंगोंगा की बात करें या तो फिर और भी अन्य देवी देवताओं की जब ये पूजा करते हैं तो वहां पे भी इन सभी का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये कभी हम गलत नहीं कह सकते कि सिर्फ हंडिया इनके पेय पदार्थ है। तो ये कहना गलत होगा कि हंडिया सिर्फ इनका पेय पदार्थ ही नहीं है, इनके लिए कई प्रमुख कह सकते हैं कि रूप में माना जाता है हंडिया को। तो कह सकते हैं कि हंडिया को ये असुर जनजाति जो है वो बोथा या तो फिर झरमुई के नाम से, बोथा या तो फिर झरमुई के नाम से पुकारते हैं, बोथा या तो फिर झरमुई के नाम से पुकारते हैं असुर जनजातियों में। तो याद रखिएगा असुर जनजाति में हंडिया का अलग अलग नाम है, बोथा या तो फिर झरमुई। कुछ जनजाति में हम पढ़े थे तो वहां पे हम देखे थे कि कुछ जनजातियों में रानू का नाम शब्द उल्लेख मिलता है, तो कुछ जनजातियों में डायरेक्ट हंडिया ही मिलता है नाम से। तो कई अलग अलग जनजातियों में इसका अलग अलग नाम भी देखने को मिलता है। और यहीं से आपको नाम से ही एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कह सकते हैं कि ये हंडिया को किस नाम से कह सकते हैं कि उल्लेख है या तो किस नाम से ये पुकारते हैं, तो उसे बोथा या तो फिर झरमुई के नाम से जाना जाता है। याद रखें इनकी अगर धार्मिक व्यवस्था अगर बात करें असुर जनजाति की, तो इनके सर्वोच्च देवता जो है वो सिंगोंगा के नाम से जाना जाता है, सिंगोंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं इनके धार्मिक प्रधान की अगर बात करें, यानी जो भी धार्मिक कार्यों का संचालन जिनके द्वारा होता है उसे ये बैगा कहकर पुकारते हैं, बैगा कहकर पुकारते हैं। और हम पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि बैगा का शाब्दिक अर्थ होता है वो है पुरोहित, क्योंकि बैगा का अर्थ ही होता है पुरोहित, जो कि पूजा पाठ कह सकते हैं या तो फिर कह सकते हैं कि जो धार्मिक कार्यों का संचालन जिनके द्वारा होता है उसे हम बैगा कहते हैं। और बैगा का जो सहायक होता है, कह सकते हैं कि जो भी बैगा के कार्यों में जो सहायता प्रदान करता है उस सहायक को हम सुबारी कहते हैं, सुबारी कहते हैं। तो इन नामों को जरूर आप याद रखें कि बैगा के सहायक को सुबारी कहा जाता है असुर जनजातियों में। और इनमें कुछ अन्य देवी देवताओं में अगर बात करें तो पाट दरहा, तुसहु सिद्ध, धरती माई, दुआरी कह सकते हैं कि मारंग बोंगा, ये सभी कई ऐसे देवी देवता हैं जो कि इनकी भी ये पूजा पाठ करते हैं। साथ ही साथ इनमें जो जादू टोना करने का, क्योंकि हम जानते हैं कि जनजातियों में जादू टोना का प्रथा या तो फिर कह सकते हैं कि भूत पिचास ये सभी का प्रथा, साथ ही साथ डायन प्रथा, ये सभी चीज कुछ प्रमुख ऐसे चीज हैं जो कि कहीं ना कहीं प्राचीन काल में देखने को मिलता है, लेकिन ये वर्तमान में काफी कम हो चुका है। लेकिन अगर बात करें प्राचीन काल में इनमें ये सभी देखा जाता है। और जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी या तो फिर मती के नाम से पुकारते हैं, माटी या तो फिर मती के नाम से पुकारते हैं। तो ये शब्द आप याद रखिएगा, माटी या तो फिर मती कहकर उसे पुकारते हैं। अगर इनमें कुछ प्रमुख त्योहार की अगर बात करें तो कथडेली, सरही, कुटसी, सोहराई, फगुआ, ये सभी कुछ प्रमुख त्योहार हैं। लेकिन इनमें एक प्रमुख जो त्योहार है वो है कुटसी। अब कुटसी ऐसा त्योहार होता है, कह सकते हैं कि कुटसी ऐसा त्योहार होता है जो अपने लोहा गलाने के लिए जो भी अपना ये होता है उद्योग होता है, लौह उद्योग होता है, तो उसको वो कैसे बढ़ावा दे सके उसी के लिए ये पूजा करते हैं, कुटसी पूजा। तो उनमें क्या है कि वो अपने कह सकते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से वो कह सकते हैं कि अपने लौह उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये पूजा करते हैं, जिसे ये कुटसी के नाम से कहते हैं। तो ये शब्द याद रखिएगा, कुटसी अगर पूछा जाए कि कुटसी क्या है तो ये असुर जनजाति का एक त्योहार के रूप में माना जाता है, जो कि कह सकते हैं कि अपने लौह उद्योग को बढ़ावा देने के लिए त्योहार मनाते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें आगे तो इनमें चामबंदी संस्कार की परंपरा देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि चामबंदी आखिर में है क्या, तो हम चलिए समझते हैं चामबंदी संस्कार दरअसल होता क्या है। तो याद रखिएगा, चामबंदी संस्कार ऐसे संस्कार को बोला जाता है जो कि जब बच्चा अगर असुर जनजाति में जन्म लेता है तो उसे चमड़े की एक रस्सी के रूप में कलाई में बांध दिया जाता है, या तो कह सकते हैं कि कलाई में एक धागा के रूप में कलाई में या तो पैर में या तो फिर उनमें बांध दिया जाता है, और वो धागा फिर विवाह के बाद खोल दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये धागा आखिर में क्यों पहनाया जाता है, तो ये रक्षा के लिए पहनाया जाता है। अब फिर यहाँ से सवाल उठता होगा रक्षा तो जीवन भर होना चाहिए, तो विवाह के समय ये खोल क्यों दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि विवाह के पहले तक इन्हें रक्षा की आवश्यकता होती है, विवाह के बाद स्वयं इनकी रक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनकी रक्षा के लिए स्वयं आ जाती है, उसके बाद रक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा कि इनकी रक्षा के लिए चामबंदी संस्कार जो है
वो देखने को मिलता है, जो कि चमड़े का कह सकते हैं कि धागा के रूप में इसे बांधा जाता है और विवाह के समय ये खोल दिया जाता है। हालांकि ये असुर जनजाति की परंपरा है, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर असुर जनजाति के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से कुछ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे, उन सभी को हम एक जगह लाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अगली बार जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।